हॅलो बच्चो, कसे आहात सर्वजण? ऑल इज वेल राईट. आणि हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अभ्यास करताय ना, करायलाच पाहिजे, कारण मी संदीप घेऊन आलोय तुमच्यासाठी एक नवीन चॅप्टर थर्मोडायनॅमिक्स, तुमच्या आवडत्या लाडक्या प्लॅटफॉर्मवर, ज्याचं नाव आहे फिजिक्सवाला. ओके, सो आज क्या करेंगे, आज आपल्याला हा चॅप्टर जो आहे ना थर्मोडायनॅमिक्स पूर्ण कंप्लीट करून टाकायचा है. ठीक है, सो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है. जैसे मैंने अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो 4 या 6 चैप्टर ऐसे जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा है ना, तो उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है. उसमें से भी अगर ये केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ये 2 चैप्टर देखोगे ना, तो इसमें कंसेप्ट भी छोटे हैं, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, सारे कर जाना है, सारे कर जाना है. न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है. एटलीस्ट ये जो 6 चैप्टर है ना, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ठीक है, एंड प्लस आई होप कि थोड़ा सा टारगेट मैंने अगर बताया होगा तो 90 प्लस का टारगेट हमने रखा है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, मिनिमम एफर्ट्स में कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी मैंने अच्छा खासा वीडियो में बताया है. आई होप आपने उसको देखा होगा, अच्छे से समझा होगा और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा. ठीक है, सो अभी के लिए ऐसे समझो कि जो मैंने बोला था कि जो शॉर्ट्स रहेंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो शॉर्ट्स या वीडियोस के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करते रहूँगा चैप्टर वाइज, तो बस चेक करते रहना और लेट्स से वो जो सारे क्वेश्चन है वो कर जाना. चैप्टर वाइज मैंने रोटेशनल मोशन के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक बार देख लेना. उसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैप्टर्स के मैं फास्ट अपलोड करते रहूँगा. उस क्वेश्चंस को पक्का कर जाना. साथ ही साथ इस सेशन में भी सारे PYQs जितने भी आए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें मैं क्या करने वाला हूं ना, इसमें सब अटैच कर दूंगा, है ना. सो आपको दिखेगा, आपको हर बार दिखेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चंस ज्यादातर बन रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके चलना है हम लोग को. ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. थर्मोडायनामिक्स है क्या क्या, इसमें देख लेते हैं. ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में क्या क्या है, एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम है, जीरोथ लॉ है ना. जीरोथ लॉ में बस स्टेटमेंट होगा, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, छोटे छोटे कंसेप्ट है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, इजी है एंड स्टेटमेंट भी इसका इंपॉर्टेंट है. थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमें यूज करने हैं. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है ना, सो एटलीस्ट 4 प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से उसको देख जाना है. हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वो चीज़ें देखना है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना. कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन पहले होता था, पहले वाले सिलेबस में बड़ा डेरिवेशन होता था, हटा दिया है. बहुत सिंपल है, एक डायग्राम ग्राफ देख लेना, ग्राफ स्टडी कर लेना, हो जाएगा. स्टर्लिंग साइकिल इसके जैसा है, कार्नोट समझ गए, स्टर्लिंग में ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, सो इतनी सारी चीजें आज के लेक्चर में हमें कवर करनी है. सो आई होप आप रेडी हो. लेक्चर जब सुनोगे तब एक पेन एंड नोटबुक साथ में रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते चलना, लिखते जाना, है ना. डेफिनेशंस हो, डेरिवेशंस हो, जैसे सारे डेरिवेशंस में यहाँ सामने करता हूँ, है ना. ऐसा नहीं कि बस लिख के आपको दिए. मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन, जनरली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपके साथ करूंगा, आपको भी ट्राई करते रहना है मेरे साथ, आपको वो डेरिवेशन लिखते रहना है. ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस रखोगे तो 90 प्लस का टारगेट अपना आसानी से अचीव कर जाओगे. ठीक है, चलो देखते क्या क्या है. सबसे पहले जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ बोलता है इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम. देखो डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. क्या बोला है, दो सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब समझो कि टेम्परेचर सेम है. विद द थर्ड सिस्टम दे आर अल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. ऐसे बोला है कि ए जो सिस्टम है, ए सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सिस्टम बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, तो बी एंड सी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. कुछ है ही नहीं, ऐसा बोलना है, नॉर्मल सा लॉ है ना. ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी देन बी इज इक्वल टू सी. ऐसा कुछ नया तो है नहीं, डिफिकल्ट तो है नहीं. सो इसको जीरोथ लॉ बोला है. हो सकता है 1 मार्क देके जाए इजिली, है ना. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. फिर से डेफिनेशंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब क्या है, जैसे जैसे अगर एक सिंपल बात करोगे कॉफी कप की,
है ना। सो ये कॉफी कप है, ठीक है। कॉफी कप में होगा क्या, एक तो जो अंदर की कॉफी है उसको बोला जाएगा सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। बाहर जो है, बाहर रूम पूरा, वो कौन है, वो है सराउंडिंग। इन दोनों के बीच में जो ये कप है वो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बाउंड्री, ये बन गया बाउंड्री, है ना। चलो, सो जब ये कॉफी कप आपने रखा है ना, गरम गरम कॉफी यहाँ पे रखी है, होना चाहिए था मेरे साथ, है ना कॉफी, लेकिन है नहीं, ठीक है। चलो, तो ये जो गरम गरम कॉफी है उससे क्या है ना, थोड़ी देर बाद ये ठंडी होने वाली है। ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, सिस्टम से सराउंडिंग तक क्या होने वाला है ना, सिस्टम से सराउंडिंग तक क्या होने वाला है, हीट ट्रांसफर होने वाला है, हीट ट्रांसफर होने वाला है, सही बात है। चलो, तो इसमें अलग अलग तरीके, क्या ओपन सिस्टम मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर। देखो, कॉफी में से हीट तो बाहर जाने वाली है, हीट मतलब एनर्जी, अपनी हीट मतलब एनर्जी हो गया। क्या कुछ मैटर बाहर जा रहा है, कॉफी, थोड़ा सा कॉफी बाहर जा रहा है ना, कॉफी तो नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा बोल सकते हो कि वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में यस कुछ ना कुछ तो बाहर जा रहा है। तो यस, ये हो गया ओपन सिस्टम का एग्जांपल, है ना। सो ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हो गया पूरा डेफिनेशन, मैंने शॉर्ट में लिख के दिया है तो आपको याद रहने में इजी हो, है ना। दूसरा, ए क्लोज्ड सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर। ऐसे समझ लो, इसको मैंने ऐसे लिड से क्लोज करके रखा कप को, ऑब्वियसली कॉफी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक है, ऐसे समझ लो कुछ तो, ठीक है। ओके, सो अगर मैं बोलूं कि यहां से क्या हीट बाहर जा रही है, क्या यहां से हीट बाहर जाएगी, यस जाएगी, कॉफी ठंडी तो होनी है थोड़ी देर बाद, सही बात है। क्या ये जो वेपर्स भी जा रहे थे, क्या वो बाहर जाएंगे अभी, नहीं, अभी वो लोग, वो तो बाहर नहीं जाएंगे, मतलब मैटर नहीं जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, उसको क्या बोला है, क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा, तीसरा चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि कॉफी ठंडी ना हो तो क्या ऑप्शन है आपके पास, एक होता है थर्मास फ्लास्क, है ना। थर्मास में क्या करते हो आप, कॉफी लेके जाते हो कहीं पे भी, रहती है गर्म, बहुत समय तक रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने ना हीट को जाने दिया, मैटर तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा है ना। सो इसका एग्जाम्पल क्या लोगे, थर्मास, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, इसमें दोनों भी जा रहे हैं, हीट भी जा रहा है, मैटर भी जा रहा है, इसमें बस हीट जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है ना। चलो, सो ये तीन सिस्टम के डेफिनेशन करके चलना, हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट, हीट। हीट का जनरली डेफिनेशन देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी याद रख लेना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। दोनों में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, किस में, कॉफी कप में, सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है, यस, है ना। चलो, सो क्या ये चीज बस कॉफी कप के लिए लिमिटेड है, नहीं, ये चीज है सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जनरली इस चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे, इसको बोला जाएगा सिलेंडर एंड पिस्टन, सिलेंडर एंड पिस्टन, है ना। सो जनरली ये यूज होता है आपके ऑटोमोबाइल्स में, है ना। सो आपने मे बी कार इंजन ऑयल होता है, उसकी एड देखी होगी, उसके एड में होता है कि ऐसे सिलेंडर होते हैं और वो पिस्टन जो है ना ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, देखा होगा आपने, है ना, कभी ना कभी। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये ऑयल जो है ना, ये ऑयल इसमें डाला जाता है, ये सिलेंडर में ऑयल डाला जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऑसिलेट होता है, ऐसे चार होते हैं, ऐसे चार होते हैं, अगर आपने देखा होगा ऐड में, ऐसे चार होते हैं, है ना। और ये ऐसे ऊपर नीचे होगा, ये ऐसे ऊपर नीचे होगा, बाद में ये कनेक्टेड होता है व्हील के साथ। जैसे ये ऑसिलेशन करेगा ना, यहाँ पे उसका सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन मतलब व्हील का सर्कुलर मोशन, व्हील सर्कुलर मोशन हो गई मतलब कार चलने लगी, है ना। सो अपने लिए अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, चलो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिस्टन एंड सिलेंडर, इसमें क्या है, ऑयल है। तो अब देखो, अभी क्या बोलूं मैं, इसको बोल देंगे सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम, है ना। इसको क्या बोलेंगे, बाहर वाले को सराउंडिंग, इसको बोल देंगे सराउंडिंग। ये वाला है बाउंड्री, चलो
ये बात सही है, ये बात सही है, ये समझ में आ गया। ओके। उसके बाद क्या होगा? तो हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग या सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये तो पता चल गया, ये भी एक नई बात समझ में आ गई। और क्या है? और देखो इंटरनल एनर्जी है। अभी इंटरनल एनर्जी की अगर बात करो, एनर्जी जनरली हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। फिर से वो कॉफी कप ही ले लेते हैं। कॉफी कप साथ में रखा है, टेबल पे रखा है। मैंने बोला इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? टेबल पे रेस्ट पे है वो। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सही बात है। सो मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो मोशन में है ही नहीं, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन ऐसे समझो कि आपने ना ये बन गए बहुत एंटमैन, पता है ना एंटमैन? हाँ, वो एंटमैन बन गए और आपने कॉफी कप में जंप कर लिया, क्या होगा? है ना। सो आप ऐसे तैर रहे हो कॉफी कप में और सारे मॉलिक्यूल्स क्या इधर उधर भाग रहे हैं, क्या दिखेंगे आपको इधर उधर भागते हुए? है ना। सो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली भाग रहे हैं, रैंडम मोशन उनके पास है। सो इवन दो कॉफी कप एज अ होल सिस्टम रेस्ट पे मैकेनिक्स में, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अंदर मॉलिक्यूल लेवल से बात कर ले तो ये भाग रहे, इनके पास एनर्जी है ना। सो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम। ओके। सो वही काइनेटिक एनर्जी जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोल देते हैं। जनरली इसमें पोटेंशियल एनर्जी को हम थोड़ा सा निग्लिजिबल कंसिडर करके यहाँ पे तो नहीं लेते, है ना, यहाँ पे तो नहीं लेंगे। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा ऐसे समझो, जो ये रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, सो एक तो हीट हो गया, एक इंटरनल एनर्जी, और तीसरा वर्क डन होता है। वर्क डन के बारे में देखेंगे, है ना। सो वर्क डन तो वैसे पता है आपको, थोड़ा सा मैकेनिक्स में जो वर्क डन है थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, डिफरेंस भी है, क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, है ना। लेकिन पहले अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे? इंटरनल एनर्जी है क्या? हमने अभी अभी देखा, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर भाग रहे उनके, उसको बढ़ाना है। मतलब क्या? इनको और ज्यादा स्पीड से भगाना है ना, इनको और ज्यादा स्पीड से भगाना है। आपने केटीजे में ऑलरेडी देखा था कि जो VRMS होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? यस, सिंपल सी बात है। तो यही हो गया। मेथड्स क्या है? पहले हीट कर दो, हीट करके टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पहले 100 था, हीट सप्लाई कर दी 200 हो गया, तो ऑटोमेटिक उसका अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। सिंपल बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है? देखो, बाय डूइंग वर्क ऑन इट। यहाँ पे कोई हीट नहीं दे रहे हम लोग, यहाँ पे कोई भी हीट नहीं दे रहे। देखो ये पिस्टन है, ये पिस्टन सिलेंडर अभी अभी मैंने बताया वही है, समझ रहे हो आप इसको? यस, समझ रहे हैं। ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ से पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर दिया, क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या हो गया? थोड़ा सा इसका वॉल्यूम क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, है ना। सो सिंपल सी बात है। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अगर आपने वर्क डन ऑन द गैस कर दिया? हाँ, ये फर्स्ट लॉ से और आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस इतना समझ लो, अगर आपने क्या किया? वर्क डन कर लिया, इस पे एक्सटर्नल वर्क डन कर लिया, तो क्या होगा? इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना, इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी हीट नहीं प्रोवाइड किया आपने। सो दो ऑप्शन है आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है देखो वर्क डन, है ना। वर्क डन तो तीन मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, हीट, इंटरनल एनर्जी, तीसरा वर्क डन, है ना। ये वर्क डन क्या है? देखो, सो सबसे पहले फिर से यही एग्जांपल है अपना पिस्टन एंड सिलेंडर। आपने क्या किया? इसको थोड़ा सा पुश कर दिया। कितने डिस्टेंस से पुश किया? D डिस्टेंस से। देखो ये D डिस्टेंस से पुश कर दिया, तो वर्क डन कितना हुआ? नॉर्मल मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला यूज करो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। D अगर डिस्प्लेसमेंट है तो D लिख देना। फोर्स जो आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया वो वाला फोर्स हो गया। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला नया आएगा अपने पास, वो होता है P डेल्टा V। P डेल्टा V, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। तो डेल्टा V क्या हुआ? डेल्टा V बन गया आपका चेंज इन वॉल्यूम, है ना। डेल्टा V क्या बना? चेंज इन वॉल्यूम। सही है। मतलब यहां पे हम बोलेंगे
कि अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो वर्क डन है। मैकेनिक्स में आप क्या बोलते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो फोर्स है या वर्क डन है। आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट 0 तो ऑब्वियसली कोई वर्क डन होगा नहीं। वैसे ही है यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी ये इंपॉर्टेंट है, ये अकेला प्रेशर ये कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन डेल्टा वी जो है वो कौन है, वो है चेंज इन प्रेशर, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इतना याद रख, वॉल्यूम नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम है। देखो जब ये दिख रहा है, ये पूरा वॉल्यूम है, यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम हो गया डिक्रीज। सो चेंज इन वॉल्यूम, बस इसको याद रखना है। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ में आ गई। उसके साथ और क्या पता है, वर्क डन के लिए बस इतना याद रखना कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं P वर्सेस V का, तो एरिया अंडर कर्व, चलो ऐसा कर्व बना दूं मैं, है ना। सो ये हो गया एरिया अंडर PV कर्व, एरिया अंडर PV कर्व रिप्रेजेंट्स वर्क डन। ये भी याद रख के चलना है ना, ये भी हमें याद रख के चलना है। अगर ऐसा प्रोसेस हुआ सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको ग्राफ दिया जाता है, बोला जाता है वर्क डन ढूंढो, है ना। बोला जाएगा लेट से वर्क डन इसका ढूंढो, ये A to B है, ये C है, तो A to B वाला वर्क डन ढूंढो, तो आप बोलोगे कि इतना जो है ना ग्राफ, ये आपका वर्क डन है, बस इतना ही। बोला जाएगा B to C वाला ढूंढ लो, तो इतना सा ग्राफ ले लो, है ना। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो 2023 में इस पे क्वेश्चंस है, डेफिनेशन बस याद करके चलना अच्छे से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। है क्या, पहले एक बार ये पढ़ लो, फिर ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप दे जाओगे। देखो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें पता है ना इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करना है, एक तो हीट दे दो या फिर उस पर वर्क डन कर दो। इज द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्ड, नहीं वर्क होना चाहिए, ये वर्क है, चलो इसको हटा दो, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, है ना। चलो सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू बोल दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बोल देंगे यहाँ पे। सो डेल्टा यू क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन, है ना। ये जो बनेगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बनेगा, है ना। सो सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन जो है बन जाता है। इसको अगर मॉडिफाई करके जनरली अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे ही याद रखेंगे हम, थोड़ा सा आसान जाएगा। बट इसके साथ इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर ये आपने गलत कर दिया, अगर ये चीज आपने गलत कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, लेकिन साइन कन्वेंशन अगर गलत करोगे तो प्रॉब्लम है। हाँ आई नो आपको ये केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री में आई गेस वर्क डन का साइन कन्वेंशन कुछ तो उल्टा है, वर्क डन का साइन कन्वेंशन उल्टा है, फॉर्मूला उल्टा है, तो हाँ आंसर सेम आएगा, बट आंसर सेम आएगा। केमिस्ट्री के फॉर्मूला से करो, फिजिक्स के फॉर्मूला से करो, आंसर सेम ही आना है ना। तो अपने साइन कन्वेंशन फिजिक्स वाले क्या है बता देता हूं। जैसे Q इज पॉजिटिव, Q is positive if heat is given to the system, given to the system, है ना। सो ये सिस्टम है, ये पिस्टन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें है ना, इसको आपने हीट दे दी, सो हीट सिस्टम के अंदर चली गई। ऐसे ही बोला जाता है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, है ना। सिस्टम ने हीट खा ली तो भी क्या होगा, Q को पॉजिटिव लेना है ना। Q is negative if heat is released by the system, है ना। सो सिस्टम ने हीट दे दी, आपको बोला जाएगा कि सिस्टम से हीट निकाल ली, सिस्टम ने रिलीज कर दी, सराउंडिंग ने ले ली, सब चीज सेम ही है ना, है ना। ये भी हीट दे दी, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली,
सिस्टम ने हीट सराउंडिंग से ले ली, अल्टीमेट अगर सिस्टम के पास हीट पहुंचती है तो पॉजिटिव, सिस्टम से बाहर निकल रही है तो निगेटिव, सिंपल। और सिमिलरली वर्क डन का भी चाहिए हमें। वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं मैं। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना। वैसे ही वर्क डन इज निगेटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। मतलब क्या है, अभी देखो ये सिस्टम है, ऑयल इज अ सिस्टम। सिस्टम ने अगर हीट देना आपने स्टार्ट कर दिया, हो सकता है इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, करेक्ट, लेकिन हो सकता है कि ये पिस्टन भी ऐसे ऊपर चला जाए अपने आप। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, तो सिस्टम एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाना पड़ेगा ना, वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो। अगर ऐसा हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है ना। और अगर आपने फोर्स अप्लाई कर लिया, इस पे फोर्स अप्लाई कर लिया, जैसे इस डायग्राम में था, इस डायग्राम में आप पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, है ना। ऐसे केस में क्या होगा, वर्क डन बन जाएगा निगेटिव, है ना। सो ये अगर ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना तो आपका काम इजीली हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, इसको आपने क्या किया, हीट कर दिया, इसको आपने क्या किया, हीट कर दिया, तो आपने हीट दे दी, समझो 100 जूल का हीट दे दिया। क्या होगा, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा, समझो 20 का टेम्परेचर, है ना। उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, समझो इंटरनल एनर्जी बढ़ के 20 से ही बढ़ा, तो बचा हुआ 80 कहाँ होगा, इस फॉर्मूला से देखो 100 ये 20, वर्क डन कितना होगा, फिर वर्क डन बन जाएगा 80, मतलब ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। सो सिंपल सी बात है, 100 इज इक्वल टू 20 80, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन रॉन्ग करोगे तो गड़बड़ है। जैसे मैंने बोला, अगर आप ऐसा बोलोगे कि हीट आपने 100 जूल दे दी, लेकिन वर्क डन आपने नीचे, इसको कहते हैं नीचे पुश भी किया, तो वर्क डन कहाँ हो रहा है, वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे। अगर सिस्टम पे हो रहा है तो वर्क डन होगा निगेटिव। ऐसे समझो, मैंने बोला कि 40 का वर्क डन हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो देखो हीट भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है और वर्क डन भी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ऐसे केस में तो होगा क्या, इंटरनल एनर्जी सीधा बढ़ जाएगा 140 से, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना बस, देखो क्या होगा, 100 डेल्टा यू प्लस माइनस ऑफ 40, क्या डेल्टा यू बन गया 140। देखो इतनी सिंपल सी बात है, तो आपने साइन रॉन्ग कर दिया, आंसर 20 भी आ सकता है एंड डेल्टा यू भी लेट्स से 140 भी आ सकता है, अगर साइन आपने सही नहीं दी तो, है ना। चलो देखो, सो फर्स्ट लॉ, इसमें क्या, ये Q क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, नाम में एनर्जी है, वर्क डन कन्वर्ट होता रहता है वर्क डन एनर्जी का, है ना। सो ये क्या है, आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विथ एनर्जी, है ना। चलो क्वेश्चन देखो, और जैसे मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। 104 वर्क इज डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, वर्क इज डन ऑन दी गैस इज लाइक अ सिस्टम, यहाँ वर्क डन ऑन दी गैस, बता दो पॉजिटिव या निगेटिव, ये कमेंट में लिख देना, पहले पॉज करो, कमेंट में लिख दो पॉजिटिव या निगेटिव। वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव या निगेटिव, सिस्टम पे वर्क डन हुआ है, तो अभी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वर्क डन इज 104 जूल, क्या आपने कमेंट में लिख दिया पॉज करके, यस, तो ये निगेटिव वर्क डन गैस पे हो रहा है। गैस रिलीजेस 125 किलो जूल, आई गेस यहाँ पे कहीं ना कहीं किलो जूल होना चाहिए, ये भी किलो जूल ही होगा, हो सकता है, या फिर वो जूल में होगा, है ना। दोनों जनरली साथ में ही रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों जनरली साथ में ही रहेंगे, ठीक है। चलो, गैस रिलीजेस द हीट, गैस को मिला हीट या सराउंडिंग को मिला, है ना, रिलीज कर दिया गैस ने, मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग को मिल गया। क्यू कितना हुआ, क्या ये -125 हो जाएगा, माइनस साइन लग रहा है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अभी बस एक बार आपको साइन समझ में आ गए, बाकी कुछ नहीं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो गया -25, डेल्टा यू प्लस
ये -104, -104 यहाँ आके बन जाएगा +104। ये बन गया आपका डेल्टा यू। कितना होगा ये देख लेना, -21 किलो जूल, है ना। यूनिट दे देना इसको अच्छे से। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डेल्टा यू कम हो गया। हमेशा याद रखना डेल्टा यू होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। डेल्टा यू क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे देखो अगर 200 जूल हीट दे दिया और 100 का वर्क डन कर लिया, सिस्टम ने कर लिया, तो क्यू भी पॉजिटिव है ना, क्यू पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को हीट दे दिया, वर्क डन सिस्टम ने किया 100। सो डेल्टा यू कितना होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है 100, सिंपल। यहाँ पे सिस्टम से हीट निकाला गया मतलब क्यू हो गया -200, वर्क डन सिस्टम पे हुआ है -100, क्या डेल्टा यू आपका देखो -100 हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, अलग कुछ नहीं। क्यू कितना होगा, ये सिस्टम से निकाला हुआ हीट 200 है, वर्क डन -200 है ना, माइनस दोनों भी माइनस है, तो डेल्टा यू कितना होगा, 0 बन जाएगा। क्या देख लेना, फॉर्मूला वही यूज करना है, अलग कुछ नहीं। साइंस के साथ खेलना सीखो थोड़ा सा, अगर साइंस गड़बड़ हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत आ जाएगा। सिंपल वाला क्वेश्चन मार्क्स लेके जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या है, सो एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, है ना। सो सिंपल सी बात है कि स्टेट वेरिएबल्स है क्या, तो ऐसे वेरिएबल्स जो उसको मतलब डिनोट कर पाए गैस का जो सिस्टम है। जैसे मैंने बोला ऐसे समझो, अपने एलपीजी सिलेंडर होता है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है कुछ तो ऐसे होता है ना। अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूं, आई डोंट नो सही आएगा कि नहीं, ऐसे कुछ तो होता है उसके पास, है ना, ऐसे कुछ तो है या गलत है, आई डोंट नो, ऐसे कुछ तो है ना। सो ये जो सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ होता है वो अंडर प्रेशर होता है, आपको पता होगा, है ना। वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको इसलिए तो बोलते हैं लिक्विफाइड, है ना, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अंदर वो लिक्विड होता है, मतलब वो प्रेशर ज़्यादा होता है उस पर, है ना। अगर आप उसको ऑन करते हो, है ना, तो मतलब वो जो बटन ऑन करते हो, लिक्विड तो बाहर नहीं आता है, क्या आता है, गैस बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक्सपांड हो जाता है। गैस क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है ना। सो अगर इस गैस सिलेंडर में प्रेशर कितना है आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर कितना है पता होना चाहिए, वॉल्यूम गैस का कितना है ये पता होना चाहिए। तो ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये उसके स्टेट वेरिएबल्स बन गए, है ना, उस गैस को डिनोट करने वाले, है ना। सो वही बात है। सो क्या है, एनी मेजरेबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, व्हेन सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, गैस है अभी इक्विलिब्रियम में, हाँ प्रेशर ज्यादा है इसीलिए तो वो क्या है, थोड़ा सा लेट से मेटल वाला, मेटल से बना हुआ है ना, सो प्रेशर वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे समझ लो। हाँ, इसके दो बस टाइप्स याद रखना, एक होता है इंटेंसिव वेरिएबल, एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। आपको हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए या दोनों का डेफिनेशन अलग अलग पूछा जाए, जनरली ज्यादा चांसेस नहीं है, ज्यादातर नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी याद रख के चलना। इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है, डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव क्या है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर अगर एक बॉक्स ले लिया मैंने जिसमें गैस भरा है या कोई भी सिस्टम भरा है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, इसके पास P का वैल्यू है, टेम्परेचर कुछ तो है, इसका वॉल्यूम कुछ तो है ना। और मैंने क्या किया ना, इसको ऊपर से कंपार्टमेंट से अलग अलग कर दिया, कंपार्टमेंट डाल दिया ऐसे, और इसको दो पार्ट में अलग कर दिया। इस पार्ट में क्या प्रेशर चेंज होगा, जो प्रेशर था वही रहेगा। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया क्या, नहीं, मैंने बस अलग कर दिया, बाकी कुछ नहीं। सो टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। क्या ये फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब ये जो हो गए ये इंटेंसिव वेरिएबल है ना। फर्क किस में पड़ रहा है, ऑब्वियसली देखो मास कम हो गया, क्या नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, यस कम हो गए, इंटरनल एनर्जी कम हो गया,
सो मास बदल गया, वॉल्यूम बदल गया क्या? यस, ये पूरा था पहले वॉल्यूम, है ना, अभी आधा ही हो गया, वॉल्यूम भी बदल गया। इसमें डेंसिटी नहीं बदलेगा, डेंसिटी सेम रहेगा। तो देखो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी है, मास डाल दिया। इंटरनल एनर्जी क्या इसका बढ़ जाएगा? यस। क्यों? इंटरनल एनर्जी डिपेंड होता है नंबर ऑफ मोल्स पे, है ना। उसका फॉर्मूला आपने केटीजे में देखा है, होता है एन सी वी डेल्टा टी, ऐसा एक फॉर्मूला भी है। सो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंडेंट है। तो यस, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाली है। ओके, सो इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव ऐसे याद रख के चलना। थर्मल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन देख लो क्या है पहले। व्हाट आर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम? सिंपल क्वेश्चन है 2022 में। सो व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर समेशन ऑफ फोर्स जीरो है इसको बोलते हो आप मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका मैकेनिक्स में हुआ है, नया कुछ नहीं है। अगर एक बॉक्स आपने टेबल पे रख दिया, उस पे mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स है नहीं, तो वो क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिंपल। केमिकल किसको बोलोगे? इफ देर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उसको बोला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ये आपका केमिस्ट्री में आता है ना। वैसे ही अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, थर्मल मतलब क्या? जब सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तब उसको बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट्स इट, है ना। सो बड़े सिंपल वाले, ये तो मैकेनिक्स का है, ये तो अपना है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। सो वही डेफिनेशन आपको लिख देना है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पीवी डायग्राम डेफिनेशन आ सकता है, क्या है डेफिनेशन? देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब क्या? ये उसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये डिनोट करेगा उसका स्टेट। इट्स कॉल्ड द पीवी डायग्राम, है ना, और पीवी कर्व बोल सकते हो, ठीक है। और एक नाम है इसका इंडिकेटर डायग्राम। अगर ये आ गया कभी क्वेश्चन में कि व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, है ना, डरना नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है हमें पता ही नहीं क्या है। पीवी डायग्राम का ही नाम इंडिकेटर डायग्राम दे दिया। पीवी मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। अगर ये कोई भी, चलो ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ, सिंपल है, यहाँ पे, है ना, समझो ये पॉइंट है, कोई भी, चलो कॉफी कप वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इजी वाला है अपना कॉफी कप वाला, है ना। चलो ये कॉफी कप है, यहाँ पे इसके पास कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, कॉफी जो है उसके पास कुछ तो टेम्परेचर है, वॉल्यूम कुछ तो है, कितना कॉफी आपने लिया है, प्रेशर रहेगा कुछ तो। धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा मैटर जा रहा है, क्या मैं बोलूँ कि वॉल्यूम भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हो गया, है ना। वैसे ही प्रेशर के साथ भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इसका प्रेशर कुछ तो है ना, वॉल्यूम एक पर्टिकुलर जो भी आपने कितना भी कॉफी लिया है उतना है, और टेम्परेचर भी कुछ तो है, तो ये तीनों यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, है ना। ये थोड़ा 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 ऐसे समझो, प्रेशर इसका, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी कॉफी कप का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे चलो ये वाला ले लेते हैं, कॉफी कप वाला ये एग्जाम्पल होगा, ये समझो। तो क्या हो रहा है, समझो ये अपना कॉफी कप है, वॉल्यूम इतना है, धीरे धीरे मैटर कम हो रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे समझो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना। सो टेम्परेचर तो नहीं दिख रहा है इस ग्राफ पे, क्योंकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। हाँ, लेकिन हम डिनोट कर देते हैं बहुत बार, पीवी ग्राफ पे यहाँ पे लिख देते हैं कि टेम्परेचर इसका 70 डिग्री सेल्सियस है, धीरे धीरे ये कम होके बन गया टेम्परेचर लेट से 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे आ गया, है ना। सो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतने इसके वैल्यूज है, और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब इसके वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, T2 V2 P2 कुछ तो हो जाएंगे, अलग वैल्यूज बन जाएंगे, उसी को बोला है पीवी डायग्राम। और इसका ऑलरेडी मैंने एरिया के बारे में बात कर ली। एरिया कुछ नहीं होता है, इसका एरिया, पीवी डायग्राम का ही एरिया क्या होता है, वर्क डन, उसका ही एरिया क्या होगा, वर्क डन, है ना। चलो, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है देखो, सो पाथ फंक्शन वर्सेस स्टेट फंक्शन, है ना। सो वर्क डन जो होता है या हीट जो होता है, देखो ये अपना पीवी डायग्राम है, समझो एक कोई तो सिस्टम है, सिस्टम के कुछ वैल्यूज है P1
V1 T1, है ना। थोड़ी देर बाद सब चेंज हो जाता है, प्रेशर P2 बन गया, वॉल्यूम बन गया V2, टेम्परेचर बन गया T2। ऐसा होने के लिए हो सकता है कि ये सीधा डायरेक्ट ऐसे चला जाए, है ना, मतलब लीनियर सब कुछ चेंज हो रहा है। या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है कि पहले प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम, चलो टेम्परेचर को हटा ही देता हूं मैं, टेम्परेचर है ही नहीं ना इसमें, बस इतना ही याद रखो, है ना। ऐसा हो सकता है कि प्रेशर जो है ना कांस्टेंट रखा हमने, वॉल्यूम को बढ़ाते 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 गए, यहां तक पहुंच गया ये, है ना, ये कहाँ पहुंचा, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद ये धीरे 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 डिक्रीज होते यहां तक आ गया। मतलब जब ये ऐसा था प्रेशर कांस्टेंट था, है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा था, अभी क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, ये ऐसा हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है कि पहले पहले आप बोलोगे नहीं, पहले हमें प्रेशर को कम करना है, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो, यहां तक आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम सेम रहा। उसके बाद अभी प्रेशर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम को बढ़ा दो, ऐसे जाओ, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप जा रहे हो। उस केस में क्या हो रहा है, उसको उसमें चेंज क्या हो रहा है, तो अलग अलग पाथ से जाओगे तो आपको पाथ वर्क डन अलग अलग होगा, एरिया से भी देख पाओगे। अगर ये समझो पहला वाला अगर हमने लिया, ये वाला समझो ब्लू वाले का वर्क डन क्या होगा, इतना, क्या ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, है ना, ट्रेपेजियम का एरिया होगा। लेकिन अगर व्हाइट वाले की बात करोगे, व्हाइट वाले का एरिया कितना है, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, तो इतना एरिया होगा, है ना। तो एरिया अलग मतलब वर्क डन अलग, येलो वाले का वर्क डन अलग। सो वर्क डन डिपेंड होता है कि पाथ आप कौन सा ले रहे हो, प्रोसेस कौन सी है ना। सिमिलरली हीट भी उस पर डिपेंडेंट है, हीट भी अलग अलग आपको देनी पड़ेगी, है ना। चलो, लेकिन इंटरनल एनर्जी का वैसा नहीं है। इंटरनल एनर्जी जो यू आई पे थी, है ना, ऐसा नहीं। हाँ, डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू आई। तो आप कोई भी प्रोसेस से चले जाओ, है ना, समझो ये फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, तो ये डेल्टा यू को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे केसेस में सेम ही है। वो क्या है, सारे केसेस में सेम ही है ना। सो इसलिए इसको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। इसको पाथ से कुछ लेना देना नहीं, आप कैसे भी ऐसे भी घूम के चले जाओ, कैसे भी घूम के यहाँ पे आ जाओ, है ना। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट देखो, इससे काम हो जाता है। हाँ, वर्क के लिए मैकेनिक्स में थोड़ा सा अलग है। मैकेनिक्स में हम बोलते हैं ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये मैंने बोला था ना, फर्क भी है थोड़ा सा वर्क में। फॉर्मूला जैसे दो अलग अलग फॉर्मूला याद रखने, ये भी चीज याद रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक होता है कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, है ना। सो हो सकता है इसके छोटा सा एक डेफिनेशन पूछा जाए। कॉसिस्टैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत धीरे 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 होने वाला प्रोसेस, इसको बोला जाता है कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। देखो, प्रोसेस इन विच चेंजेस इन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम ऑकर इनफाइनिटेसिमली स्लोली, बहुत धीरे धीरे, आर कॉल्ड एज कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। इतना याद रखो, धीरे 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 चलने वाला प्रोसेस उसको बोला जाएगा कॉसिस्टैटिक प्रोसेस, है ना। जैसे आप 11th 12th में पढ़ाई करते हो, वो हो गया कॉसिस्टैटिक, धीरे 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 करेंगे, आराम से करेंगे। हाँ, अभी एग्जाम आ गया, अभी फास्ट फास्ट करेंगे, है ना, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, वो हो गया फास्ट वाला प्रोसेस, है ना। कॉसिस्टैटिक मतलब धीरे धीरे वाला। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो अभी इसके टाइप से कुछ, है ना, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या है, ऐसे समझो, अगर ये अपने कुछ वैल्यूज है P1 V1, ये ऐसे कम होते हैं, यहाँ पे आगे P2 V2, हमें उसको फिर से चेंज करना है, क्या उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, उसको बोला जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल आपने पहले भी लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ा है कि हमें पता है कि आइस होता है, आइस का बनता है पानी, है ना। तो ये क्या, पानी को आप उल्टा प्रोसेस करके फिर से आइस बना सकते हो, यस, तो बन गया रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल मतलब क्या, इरिवर्सिबल मतलब ये जा तो ऐसे रहा है लेकिन आते वक्त ऐसे आ रहा है, या हो कि वहां पे पहुंचे ही नहीं, वहां पे पहुंचे ही नहीं। इसका एग्जाम्पल आपने ऐसे कुछ तो लिया था कि जो लेट्स से बलून है, बलून फट गया, है ना, तो बन गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको फिर से बलून तो नहीं बना पाओगे। सो यस, नाम बोलते हैं वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना। हो सकता है
चाहिए तो इसका डिफरेंस कभी ना कभी देख के चले जाना, हो सकता है डिफरेंस पूछा जाए, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। हाँ नेक्स्ट। हाँ अभी 4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक है आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इडियाबैटिक, है ना। सो ये 4 प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, इसमें डेफिनेशंस भी है, डेरिवेशंस भी है। ओके सो ये जो आगे के 4 प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ऐसे समझ के चलो। अभी जितने भी प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस दिखाई देंगे आपको, इसमें देखो क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन है ये देखना है ना। कौन सी चीज जीरो है ये देखना है। कौन सा लॉ ओबे होता है ये एक हमें देखना है। उसके साथ साथ हमें एक वर्क डन वाला फॉर्मूला चाहिए सबके लिए, चारों के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्क डन वाला फॉर्मूला चाहिए। उसके बाद हमें ग्राफ सबका पता होना चाहिए। कौन कौन से प्रोसेस बोले फिर से याद करो, आइसोबारिक, दूसरा आइसोकोरिक, तीसरा आइसोथर्मल, फोर्थ एडियाबैटिक, है ना। 4 प्रोसेस में ये सारी चीजें क्या आपको याद है। उसके साथ और एक चाहिए मुझे, इक्वेशन बनाना है सबका सबके लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ होगा जो जीरो है, कोई तो क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट है, कोई ना कोई लॉ होगा जो ओबे हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना। चलो ये सारी चीजें अभी देखो। आइसोबोरिक प्रोसेस डेफिनेशन कुछ नहीं, एक का डेफिनेशन याद रखोगे सबका याद होने वाला है धीरे धीरे, सिंपल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, है ना। क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। मैंने बोला है कोई ना एक कांस्टेंट हो, जो कांस्टेंट है वो डेफिनेशन में रख दो बस, है ना, वही डेफिनेशन बनेगा आपका, ठीक है। देखो प्रेशर इज कांस्टेंट, जीरो नहीं, सॉरी जीरो नहीं, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आपको ये इक्वेशन पता है क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यस। अगर मुझे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता है, पी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में कुछ तो रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मैंने बोला एक इक्वेशन हमारा बनना चाहिए, एक लॉ होगा, कौन सा लॉ, ये पता है कौन सा लॉ है, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस ओबेज चार्ल्स लॉ, है ना। ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में आप बोलते हो कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। चलो सो ओबेज चार्ल्स लॉ, ये भी हो गया। वर्क डन कैसे लिखोगे, ग्राफ देख लेना पहले, चलो ग्राफ देख लो। कोई भी एक सिस्टम है जिसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है ना, आपने इसका क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। क्या आपने प्रेशर को चेंज किया, नहीं, प्रेशर का वैल्यू वही है, बस वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, बस वॉल्यूम बढ़ा दिया, है ना। सो वर्क डन का बेसिक सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वर्क डन का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू बन जाता है प्रेशर जो कांस्टेंट है इनटू डेल्टा वी, है ना। पी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसके अंडर का एरिया, यस इसके अंडर का एरिया भी होगा तो भी चलेगा, है ना। चलो अभी कांस्टेंट प्रेशर रखा है, क्यू का भी एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो क्यू का क्या बनता है फॉर्मूला, क्यू बनता है आपका एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। अगर फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ कैसे दिखेगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं, वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो ये हो गया पहला प्रोसेस। पहला प्रोसेस सिंपल है, दूसरा भी सिंपल है ना। हाँ इस पे तो पहले क्वेश्चन आया है, देख लेते क्या है। सो मार्च 2022 का क्वेश्चन है ये। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर दिस वन, कुछ तो दिया है। इफ द वर्क डन इन कॉम्प्रेसिंग द गैस, कॉम्प्रेस किया गैस को, कितना दिया है, कॉम्प्रेसिंग द गैस इज 150 जूल, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज पी डेल्टा वी। वर्क डन दिया है आपको, या चलो ये होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वर्क डन कितना है 150, प्रेशर कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, सही है, करेक्ट है। वी फाइनल पता नहीं, वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल ये वाला है 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब में। चलो कुछ नहीं, कर दो सॉल्व ये फास्ट। सो ये 2 इधर चल लेके जाओ, ये बना 75 माइनस 10 टू द पावर -5। आई थिंक कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। चलो
चलेगा। ये बन जाएगा आपका 0 पॉइंट, चलो ऐसे ही रहने दो, बाद में करते हैं। ये बना आपका वी फाइनल माइनस 6 इंटू 10⁻³ तो वी फाइनल कितना हुआ 75 इंटू 10⁻⁵। ये प्लस होगा, है ना, ये प्लस है 6 इंटू 10⁻⁻3। अभी इसका एडिशन क्या ये मैं 81 लिख दूं? 81 नहीं होगा, कैलकुलेशन देख लो थोड़ा सा। ये क्या है 75 इंटू 10⁻⁵ है। जब तक दोनों के पावर सेम नहीं है तब तक कैलकुलेशन नहीं करना है, तब तक कैलकुलेशन नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको 10⁻³ कर दो या इसको 10⁻⁵ कर दो, कैसे भी। तो अगर इसको 10⁻³ करना है तो ये हो गया 0.75 इंटू 10⁻⁻3, है ना। क्या आप तो शिफ्टिंग करना आता है, देख लेना, ये रूल्स आपके मिस नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसमें मार्क्स चले जाएंगे, है ना। चलो सो ये हो गया 0.75 इंटू 10⁻³ प्लस 6 इंटू 10⁻³ अभी बन जाएगा इजी 6.75 इंटू 10⁻³ है ना, हो गया, है ना। सो वी फाइनल का आंसर क्या आ गया, सो वी फाइनल इज इक्वल टू 6.75 इंटू 10⁻³ यूनिट दे देना मीटर क्यूब। यूनिट नहीं दोगे तो आधा मार्क चला जाता है। न्यूमेरिकल्स छोटे वाले बिल्कुल छोड़ना नहीं है, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आएगा ये, है ना। सिंपल फॉर्मूला है, कैलकुलेशन हो सकता है कि वो देख लेना बस, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। दूसरा प्रोसेस है आइसोकोरिंग, तो एक्चुअली तीसरा है, लेकिन मैंने बोला अपने 4 प्रोसेस में से ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या याद रखना है, चलो क्या क्या लिखना है हमें, देख लो। कांस्टेंट कौन है, जीरो कौन है, लॉ कौन है, वर्क डन, ग्राफ, इक्वेशन, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए, है ना। देखो क्या क्या है, कांस्टेंट कौन है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। चलो वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। क्या हो रहा है, देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो आप, प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है। डेल्टा वी 0, डेल्टा वी से याद रखना पी होता है, सॉरी वर्क डन होता है पी डेल्टा वी, वर्क डन होता है पी डेल्टा सो वर्क डन 0। इससे क्या फायदा होगा, देखो अपना जो ये फॉर्मूला है ना, ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या बनेगा आपका, बन जाएगा ये वर्क डन होता है ना, सॉरी यहाँ पे आपका है वर्क डन 0 मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ थोड़ा सा रेड्यूस होके ऐसे बन गया, है ना, फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है। चलो इसमें Q जो होता है उसको ऐसे भी लिखा जाता है एन CV डेल्टा टी, क्योंकि हीट दे रहे हो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CV हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे क्या लिखा था एन CP डेल्टा टी, क्योंकि हीट दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। देखना इसी से आपका मेयर्स रिलेशन काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म होता है, उसका मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी में करके जाना है ना, आ सकता है बोर्ड में, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो अभी इसमें क्या है और क्या हो सकता है, अगर आप बोलोगे तो अगर V कांस्टेंट है, अपना PV इज इक्वल टू NRT में डाल दो, PV इज इक्वल टू NRT, V कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट। सो क्या मैं बोलूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। सो ओबेज, ये हो गया आपका इक्वेशन, ओबेज कौन सा लॉ, ये लुसाक्स लॉ ओबे करता है ये, है ना। चलो देखो कांस्टेंट क्या है हो गया, 0 क्या है हो गया, वर्क डन हो गया, क्यू का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इक्वेशन लिख दिया, एंड कौन सा लॉ ओबे होता है वो भी लिख दिया, हो गया सारी चीजें। सब चारों प्रोसेस में ये चीजें करते जाना है, ठीक है। चलो थर्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, देखोगे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है ना। सो आइसोथर्मल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले तो देख लेते हैं ना इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बने, चलो देखते हैं क्या क्या है। पहला, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल, सेम ही है, सेम क्वेश्चन है 23 में, सो लास्ट ईयर भी था, उसके पहले भी था। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस 20 में 21 में, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है वो लिख देना है थोड़ा सा, उसके बारे में जो जानते सब लिख दो, है ना। नेक्स्ट
21 में न्यूमेरिकल बना था इस पे, वर्क डन का ही न्यूमेरिकल है, तो डेरिवेशन का फायदा न्यूमेरिकल में हो जाता है। अगर आप डेरिवेशन कर लेते हो, आपका फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला याद होगा तो ये कर लोगे, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, गिव एनी टू टाइप। आइसोथर्मल करके ही चलना है, एक प्रोसेस तो उसका ही हो गया, बाकी आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक कुछ तो लिख ही सकते हो, है ना। सो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। चलो पीछे आ जाओ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है पहले तो, इट इज द प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, जीरो नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा जीरो कौन है, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी के साथ डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है, डेल्टा यू डेल्टा टी से चिपका हुआ है, डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू जीरो, वर्क डन सॉरी अपना जो फर्स्ट लॉ है उसमें डाल दो, Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, W, ये भी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आगे आपके क्वेश्चन में दिखेगा ये, है ना, ये चीज क्यों लिख रहा हूं ये दिखेगा आपको क्वेश्चन में, Q इज इक्वल टू W, है ना। चलो अगर T कांस्टेंट है तो अपने PV इज इक्वल टू NRT में डाल के देखो, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, राइट साइड पूरा कांस्टेंट, सो PV बन गया कांस्टेंट। कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, ये ओबेज, तो ये प्रोसेस क्या करता है, ओबेज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना। ग्राफ, ग्राफ देख लो, कर्व है, कर्व है, इन ये देखो, इसमें मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये ग्राफ क्या होता है, कर्व होता है ना, सीधा मत ड्रॉ करना ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, डायरेक्ट वालों का स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्ट वालों का स्ट्रेट लाइन होता है, इसका नहीं, इसका कर्व बन जाता है, कर्व बन गया, है ना। चलो सो ये भी बात हमें समझ में आ गई। और क्या जानना है इसमें, वर्क डन, है ना, वर्क डन का तो डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आया है, इसमें आया है, 2 साल लगातार आ रहा है ना। सो वर्क डन का डेरिवेशन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले में था वर्क डन इज P डेल्टा वी, दूसरे में तो जीरो ही था डायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा वर्क डन कैसे देखो, वर्क डन ऐसे तो नहीं कर सकते, वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा वी, ये तब लिख सकते हैं इफ P इज कांस्टेंट, जो कि यहां पे नहीं है, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पे वर्क डन का दूसरा, अगर P वेरिएबल होता है, अगर P इज वेरिएबल, आपको पता है वेरिएबल के साथ क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन, सो इसको मैं P dV लिख दूं, VI अप टू V फाइनल, है ना। सो देखो ये आपका VI है, ये आपका V फाइनल है, सो ये आपका हो गया PI, ये हो गया P फाइनल, सो इसको अगर मैं बोलूं PI एंड VI, तो ये बन गया PF एंड VF, PF एंड VF, है ना। तो इसका डेरिवेशन करना है, इंटीग्रेशन है, मुझे पता है इंटीग्रेशन से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इजी कर लेंगे इसको, ज्यादा डिफिकल्ट में जाएंगे नहीं, देखते क्या करना है ना, इजी बता देता हूं आपको करना क्या है। W वर्क डन इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा, देखो डेरिवेशन है, आया हुआ डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, P इंटू DV, कहां से कहां तक, V इनिशियल टू V फाइनल, DV इज वेरिएबल, DV अपना वेरिएबल, P भी तो वेरिएबल है, लेकिन हमें P को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, DV में। कैसे कन्वर्ट करोगे, मुझे एक चीज ऑलरेडी पता है, क्या पता है, देखो PV इज इक्वल टू NRT, मुझे P को रिप्लेस करना है तो क्या लिखूं, NRT बाय V, है ना। चलो लिख देते हैं, सो ये बन गया आपका NRT बाय V इंटू DV, कहां से कहां तक, VI टू V फाइनल, N कॉमन कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रेशन क्या, DV बाय V, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x, बेटर ln ऑफ x, तो dv बाय v का क्या होगा, NRT ln ऑफ v, लिमिट से आपके कहां से कहां तक, v इनिशियल टू v फाइनल, v इनिशियल टू v फाइनल, है ना। चलो सो क्या ये आपको करना आता है, इनिशियल सॉरी अपर लिमिट लोअर लिमिट आता है ना, सो NRT log v फाइनल माइनस log v इनिशियल, जो मैथ्स के उनके लिए ये फॉर्मूला कुछ है नहीं नया, लेकिन जिनको मैथ्स नहीं है उनको पता होना चाहिए, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, क्या होता है ये, log a अपॉन b,
मैंने वहां पे लॉग नहीं येलेन लिखा है। येलेन क्या होता है? येलेन मतलब लॉग ही होता है टू द बेस ई, इसका बी अलग होता है, सॉरी बेस अलग होता है ना। येलेन पता है आप लोगों को? यस पता है। तो इसको मैं क्या लिखूं, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बना अभी, वर्क डन इज इक्वल टू बन गया एन आर टी येलेन ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। चलो येलेन है टू द बेस ई है। क्वेश्चन आएंगे, अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें लॉग टेबल का यूज करना पड़ता है ना। अगर लॉग टेबल का यूज करना पड़े तो हम जो लॉग टेबल देखते हैं वो लॉग टू द बेस 10 होता है ना, येलेन ई नहीं होता। तो इसको कन्वर्ट करने का और एक तरीका है, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। लॉग ये क्या हो गया, टू द बेस 10। उसके लिए कुछ नहीं, एक फैक्टर चाहिए मुझे, ये होता है 2.303 एन आर टी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। इसमें कुछ भी डाउट नहीं रखना इस डेरिवेशन में, एक एक चीज समझ लेना, फिर से देख लेना, दोबारा देख लेना, है ना, सब समझ लेना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर डेरिवेशन नहीं भी आया तो न्यूमेरिकल तो आना ही है, कुछ ना कुछ इस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हर साल कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना। चलो सो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया। और क्या बन सकता है, देखो मुझे ऑलरेडी पता है पीवी क्या है, पीवी कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं, देखो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, सही है। तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल क्या बनेगा, देखो V इनिशियल इस साइड लेके आओ, P हाई यहीं पे है, PI अपॉन PF। क्या इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं? तो W क्या बन सकता है, W बन सकता है, एक तो ये वाला लिखोगे तो NRT YLN, ये उल्टा है PI अपॉन PF, या फिर 2.303 YLN नहीं log PI बाय PF। यही आपका वर्क डन का डेरिवेशन है ना। सो ये बस हमें अच्छे से कर जाना है, ये डेरिवेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सारे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, दो तो वर्क डन के डेरिवेशन है, इसमें कंसेप्ट पूछा गया है आपको, और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करोगे, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.5 मोल ऑफ गैस यन दे दिया है ना। आई होप आप गिवन वगैरह सब लिखते हो, है ना, अच्छा खासा बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना होता है। गिवन क्या है, टेम्परेचर दिया है 450 केल्विन, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये चीज आपको दिमाग में आ जानी चाहिए। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दे दिया आपको 9 लीटर, है ना। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, आर का वैल्यू दे दिया है, आर होता है 8.319, पता भी होता है आपको, वैसे क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कभी कभी। बोला है कि ढूंढना क्या है, गिवन मिल गया, टू फाइंड लिख दो। टू फाइंड में क्या लिखोगे, वर्क डन, वर्क डन क्या है, उसके बाद फॉर्मूला लिख दो। आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो, फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। हाँ इसके लिए लॉग टेबल आपको लगने वाला है ना। चलो हो गया। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो या आंसर बोल दो। वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ V फाइनल है, हाँ NRT भी तो है, NRT रह गया ना यहाँ पे, चलो NRT रह गया, NRT लॉग ऑफ V फाइनल V इनिशियल। चलो N है 0.5, R आपको पता है 8.319, इनटू टेम्परेचर कितना है 450, इनटू लॉग ऑफ 9/3, 9/3, तो ये हो गया लॉग ऑफ 3 है ना। लॉग ऑफ 3 आपको देख लेना आता है क्या इसका आंसर। हाँ अभी इसको क्या करना पड़ेगा, लॉग 3 तो एक तो आपको वैल्यू याद करके जाना पड़ेगा या फिर लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, तो इसको तो लॉग टेबल का यूज होने वाला है ना। तो ये काम तो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, है ना। सो लॉग टेबल में देख के इसका आंसर अच्छे से बना लेना। और क्या करोगे, ये आंसर यूनिट आएगा आपका जूल, यूनिट भी भूलना नहीं है, और ये बस मुझे कमेंट में बता देना, है ना। तो देखते कितने लोग इसको कर पाते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वर्क डन नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कुछ, तो
तो चांसेस बहुत ज़्यादा है 3 मार्क का आएगा। लॉग टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको लॉग टेबल, ये तो कर ही सकते हो, इसको भी लॉग टेबल से करना है कर लो, कोई बात नहीं, नॉर्मल वे से करना है नॉर्मल वे से कर लो, इसको तो आपको लॉग टेबल में देखना ही पड़ेगा। लॉग टेबल लगेगा, आई नो आप लॉग टेबल से थोड़ा सा डर जाते हो, थोड़ा सा डर जाते हो, है ना, लेकिन वो भी थोड़ा सा काम कर जाना और फिर ये आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। कमेंट में बताना मुझे पक्का क्या आंसर इसका आता है। हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट पूछा है कि हाउ मच हीट इज सप्लाइड, हाउ मच हीट इज सप्लाइड, उसके लिए मैंने बोला था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ है, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू डायरेक्टली 0, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो आपका डब्ल्यू आएगा, जो आपका वर्क डन आएगा, वही आपका डेल्टा क्यू भी होगा, है ना। सो उसमें भी कुछ अलग नहीं, दोनों आंसर्स आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सो इसमें से जैसे मैंने बोला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कोई भी 2 प्रोसेस लिख देना। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। हाँ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन तीनों के 3 तो ऑलरेडी, जैसे आइसोबारिक बहुत इजी है, आइसोकोरिक बहुत इजी है, आइसोथर्मल वैसे ही है, लेकिन बस एक डेरिवेशन है जिसमें इंटीग्रेशन है, आयनो जिससे डर लगता है ना, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है, उतना कर जाओ हो जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सिस्टम, हीट ही नहीं जा रही है, हीट चेंज नहीं हो रही है ना। सो इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू 0 है यहाँ पे, इतना याद रख के चलो, है ना। अगर डेल्टा क्यू 0 है तो अपना जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बोलते हो। हाँ क्यू डेल्टा क्यू को ज्यादा फर्क मत समझना यहाँ पे अभी के लिए, है ना। सो डेल्टा क्यू 0 है तो डेल्टा यू क्या बनेगा आपका, नेगेटिव ऑफ वर्क डन जैसा बन जाएगा। तो फर्स्ट लॉ को आप कैसे चेंज कर सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके साथ इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन हमें डायरेक्ट लिखना पड़ता है इसका। इसका इक्वेशन होता है पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट। व्हाट इज गामा? गामा इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशो, ये आपने केटीजी में किया है। इट इज द रेशो ऑफ सीपी बाय सीवी। सीपी सीवी क्या है, मोलर कांस्टेंट है, मोलर कांस्टेंट है ना। सो इतना याद रख के चलना है। ग्राफ क्या है, देखो थोड़ा सा कर्वी है, लेकिन आइसोथर्मल जैसा नहीं है। आइसोथर्मल का ग्राफ जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे होता है, देखो ऐसे बनता है, तो इसका स्लोप ज्यादा है, याद रख लेना। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये भी याद रख के चलना, कभी अगर पूछा गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, है ना। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी बता दे तो आपको कितना ज्यादा होता है। सो एडियाबैटिक का स्लोप है ना। सो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है ना। ये भी याद करके चलना, तो अगर कंसेप्चुअल में आ गया तो आ सकता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना। बाकी है वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या पी कांस्टेंट है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तीनों भी कांस्टेंट नहीं है वैसे तो, प्रेशर भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है। वर्क डन क्या होगा फिर? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, कहाँ से कहाँ तक, वी आई अपॉन वी टू, वी इनिशियल टू वी फाइनल, है ना। चलो तो इसका भी डेरिवेशन है। वर्क डन का डेरिवेशन क्या है देखो, उसमें तो इंटीग्रेशन सॉरी उसमें तो लॉग वगैरह कुछ तो आता था, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, पी डी वी, है ना। पी क्या होगा अभी, पी क्या, पी देखो कहाँ से लाएंगे हम लोग, ये हमें पता है, क्या पता है, पी वी रेस टू गामा इज कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट है, तो पी क्या होगा, सी अपॉन वी रेस टू गामा। चलो उसके साथ और एक चीज याद यहाँ पे लिख के रखता हूं मैं, पी आई वी आई रेस टू गामा इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा, है ना। ये भी लिख के रखा है, ये आगे जाके काम आएगा अपने को कहीं तो। पहले तो ये लिख दो, सी फॉर कांस्टेंट वी रेस टू गामा एंड डीवी, सी को निकाल लो बाहर, वी रेस टू गामा अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा वी रेस टू माइनस गामा डीवी। ये इंटीग्रेशन का रूल आपको बेसिक सा पता है, पावर में एक ऐड कर देना और नीचे डिनोमिनेटर में भी वही लिख देना, ये लिख दिया। इसमें से ये बनेगा 1 माइनस गामा, उल्टा करके कांस्टेंट है वो भी,
बाहर निकाल लेना। सो वर्क डन क्या बना, सी तो ऑलरेडी बाहर है, 1 माइनस ग्यामा बाहर आ गया, और ये आपका बना v रेस टू क्या, फिर से उल्टा लिख के 1 माइनस ग्यामा लिख दो। लिमिट्स कहां से कहां तक है, v इनिशियल टू v फाइनल, सारे स्टेप में लिख देना। मैं तो एक स्टेप में लिख रहा हूं, आपको पूरे में सब में लिख देना है ना। v इनिशियल टू v फाइनल क्या बना, c 1 माइनस ग्यामा, ये बना आपका v f 1 माइनस ग्यामा माइनस v इनिशियल 1 माइनस ग्यामा। आपको आता है लोअर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, कोई नई बात नहीं। अभी देखो इस c को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, कांस्टेंट को फिर से अंदर लेके जा रहे हैं, क्या होगा, ये c इसके साथ जाएगा तो v फाइनल 1 माइनस ग्यामा माइनस c v इनिशियल 1 माइनस ग्यामा डिवाइडेड बाय ऐसा। c देखो कहां से आएगा, क्या यही c, इन सबको मैं c बोल सकता हूं ना, इसको c भी तो बोल सकते हैं। सो c कौन है मेरा, p फाइनल v फाइनल, ये कौन है p फाइनल v फाइनल v फाइनल रेस टू 1 माइनस ग्यामा, करेक्ट, माइनस p इनिशियल v इनिशियल v इनिशियल 1 माइनस ग्यामा। देखो डेरिवेशन लगने में थोड़ा सा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन आंसर बड़ा इजी आएगा। देखो इन दोनों को पकड़ो, v फाइनल इनटू v फाइनल रेस टू 1 माइनस ग्यामा, बेस सेम है, पावर का क्या होता है, पावर का हो जाता है एडिशन। हाँ कुछ गलत लिखा है मैंने, ग्यामा रह गया, ग्यामा रह गया यहाँ पे, ये ग्यामा है, यहाँ पे भी ग्यामा है, हाँ यहाँ पे भी ग्यामा है। बेस का क्या होता है एडिशन, ग्यामा प्लस 1 माइनस ग्यामा, v फाइनल हो गया आपका 1 रेस टू 1 है ना। क्या बनेगा ये p फाइनल v फाइनल माइनस पी आई वी आई 1 माइनस ग्यामा, ये हो गया w, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला है ना। अभी ये तो हो गया, इसके साथ और एक छोटा सा फॉर्मूला बना देंगे, इसके साथ और एक छोटा सा फॉर्मूला बना रहा हूं। मुझे क्या पता है, देखो मुझे पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो पी फाइनल वी फाइनल क्या होगा, क्या इसको एनआरटी फाइनल बोल दूं। देखो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी इनिशियल वी इनिशियल एनआरटी इनिशियल है ना। चलो होगा क्या, होगा क्या देख लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इसके जगह पे लिख दो एन आर, सब्ट्रैक्शन है दोनों में, एन आर कॉन्स्टेंट है मैं बाहर निकाल रहा हूं, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ग्यामा हो गया। और एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर, ये हो गया इसका डेरिवेशन, कर जाना। आइसोथर्मल का जैसे आता है वैसे इसका भी आ जाता है ना। थर्मोडायनामिक्स में वैसे भी कुछ छोड़ना तो है नहीं हम लोगों को, सब कुछ कर जाना है ना। चलो सो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। करोगे क्या, करना क्या है आपको बताता हूं फिर से, 4 कॉलम कर देना, 4 कॉलम कर देना, 1 2 3 4, ठीक है। एक में लिखना आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरे में लिखना आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरे में लिख दो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें लिख दो एडियाबैटिक प्रोसेस। चारों प्रोसेस को कंपेयर करके लिखना है ना। मैंने पहले से बोलता हूं, अगर स्टडी आप कंपैरेटिव करोगे ना तो जल्दी याद रहेगा, चारों की सब चीजें याद रह जाएगी है ना। लिखना क्या है, जैसे यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे होता है प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे वैसे डेल्टा क्यू 0 होता है ना, कांस्टेंट कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी 0, यहाँ पे डेल्टा वी 0, उसके साथ डेल्टा डब्ल्यू 0, वर्क डन 0 बन जाता है ना। डेल्टा टी 0 के साथ बन जाता है डेल्टा यू 0, यहाँ पे होता है डेल्टा क्यू 0। कंपेयर कर लेना, इसमें कौन सा लॉ है, इसमें कौन सा लॉ है, इसमें कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, आइसोथर्मल लॉ, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे बनता है पीवी इज कांस्टेंट, यहाँ पे बनता है पीवी रेस टू ग्यामा इज कांस्टेंट, यहाँ पे बनता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सबका ग्राफ बना लेना, सबका ग्राफ बना लेना, कौन सा है, कैसे दिखता है ना। ग्राफ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन है ना। उसके साथ साथ वर्क डन, इसका वर्क डन पी डेल्टा वी, इसका वर्क डन होता है 0,
इसका वर्क डन एन आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई, इसका वर्क डन एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। कंपैरेटिव करोगे स्टडी तो होगा, है ना, हो जाएगा। एक पेज पे चारों प्रोसेस का काम हो जाएगा आपका, कुछ भी आने दो उससे मार्क्स जाएंगे नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, 6th नंबर का प्रोसेस है। क्वेश्चन है लास्ट ईयर में ही है, लास्ट ईयर में आइसोथर्मल पे भी देखा गया था, इसमें भी है। क्या है देख लो क्वेश्चन। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एमसीक्यू था, डेल्टा यू डब्ल्यू क्यू दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा था, है ना। देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस है क्या। प्रोसेस दैट रिटर्न्स टू ए सिस्टम, रिटर्न्स ए सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। हमें पता है यहां से कुछ तो वैल्यू है P1 V1, हो सकता है T1 भी हो, ये धीरे 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 ऐसे B तक चला गया और रिटर्न आ गया, फिर से हो गया साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ये जाके उसी पॉइंट पे रिटर्न आना चाहिए, इनिशियल पॉइंट सेम फाइनल पॉइंट सेम, उसी को तो साइक्लिक बोलेंगे। इसमें और क्या हो सकता है, हो सकता है कि ऐसा है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, ऐसे घूम के फिर से रिटर्न आ गया। हो सकता है कि सर्क्यूलर हो, चलेगा ना, बात तो सही है, बात तो सेम ही है। सो अल्टीमेटली जीरो तो बनना ही है। किसको जीरो बनना है, हाँ देखो अभी जीरो किसको बनना है, क्वेश्चन है आगे, उसका आंसर आपको दे रहा हूं मैं। देखो हमें ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पाथ फंक्शन, हीट पाथ फंक्शन, लेकिन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, है ना। मतलब डेल्टा यूज होता है, डेल्टा यू को फर्क ही नहीं पड़ता आप कहां से कहां जा रहे हो, फाइनल डेल्टा यू सॉरी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, पॉइंट अगर सेम है, सेम पॉइंट कब दिखाई देगा, अगर उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी जो भी वैल्यूज है उस वैल्यू पे अगर वो रिटर्न आए तो ही तो साइक्लिक प्रोसेस बोल रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, डेल्टा यू इसका बन जाता है जीरो, डेल्टा क्यू जो बन जाता है, जो हम यू प्लस डब्ल्यू बोलते हैं ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या बोलोगे, यहाँ पे बन जाता है डब्ल्यू, है ना। क्यू वर्क डन सेम बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन बस इसको याद रख के चलना अभी के लिए कि डेल्टा यू क्या बन जाता है जीरो। वर्क डन जीरो क्यों नहीं बनेगा, देखो ये ऐसे गया तब इसका वर्क डन ये येलो वाला था, येलो वाला एरिया था, जब ये रिटर्न चला गया, रिटर्न चला गया तब क्या हुआ, एरिया ये वाला था पूरा, ये ब्लू वाला एरिया था। वर्क डन दोनों में कुछ तो सब्ट्रैक्शन होगा, एग्जैक्टली बता दो कितना सब्ट्रैक्शन होके कितना आएगा, क्या ये इतना बन जाएगा, है ना। सो बस इतना याद रख लेना, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर पूछा गया तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, है ना। चलो इसके साथ और एक चीज बता रहा हूं मैं, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, इफ या फिर फॉर साइक्लिक फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस, क्लॉकवाइज होगा प्रोसेस तो वर्क डन विल बी निगेटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। मतलब ये देख पा रहे हो आप, ये कौन सा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा वर्क डन निगेटिव होगा। इसमें जाओगे ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन निगेटिव, है ना। अगर उल्टा होता ये प्रोसेस तो वर्क डन पॉजिटिव होता, है ना। चलो तो ये साइक्लिक प्रोसेस से आप काम कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अभी बता दो इसका आंसर, है ना, क्या होगा। डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा यू जीरो है तो क्यू हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, क्यू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू किसके बराबर बना, क्या ये डब्ल्यू के बराबर बन रहा है, यस, है ना। हीट एंड वर्क डन जो होंगे वो सेम ही होंगे इस केस में, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्री एक्सपांशन, एक क्वेश्चन इस पे आया था, देखो क्या क्वेश्चन था, राइट ए नोट ऑन फ्री एक्सपांशन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, पहले तो फ्री एक्सपांशन जो है वो एडियाबैटिक की तरह ही होता है, एडियाबैटिक का ही टाइप है ऐसे समझ लो। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट,
हीट फ्लो नहीं होते उसी तो एडियाबैटिक बोलते हैं, है ना। इसमें और क्या है, मतलब यस डेल्टा, डेल्टा क्यू तो जीरो है ही, उसके साथ डेल्टा नो वर्क डन, वर्क डन भी नहीं हो रहा है तो डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो है। तो फर्स्ट लॉ में चले जाओ, तीन में से दो चीज जीरो ही है, तो तीसरा चीज तो ऑलरेडी ऑब्वियसली जीरो बन जाएगा, तो यू भी जीरो है ना, सब लोग जीरो। एग्जाम्पल क्या है, तो बस ये लिख के चलना, क्या लिखोगे, पहले तो एक एडियाबैटिक है, तीनों लोग जीरो है, उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना, व्हेन ए बलून इज रप्चर्ड सडनली, बलून फूट जाता है, टायर सडनली पंक्चर हो जाता है ना। सो ये फ्री एक्सपांशन वाले है ना, क्यों, क्योंकि जब टायर फूट गया है ना, एयर जो है ना एकदम फड़क से ऐसे बाहर निकल गई, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है जिसपे कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड चेंज, इसको पीवी पे प्लॉट भी नहीं कर सकते है ना। तो ऐसे 3-4 पॉइंट बस याद रख के चलो, आंसर में लिख सकते हो इजीली, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, सो यहां तक मैं बोल दूंगा ना कि एक पार्ट हो गया अपना, एक पार्ट हो गया, अभी दूसरा पार्ट बाकी है हीट, जिसमें हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, रेफ्रिजरेटर, ये चीज़ है, लेकिन छोटा है ना। पहला पार्ट को जितना टाइम लगा उससे बहुत कम टाइम इसको लगने वाला है, ठीक है। चलो, सो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो डेरिवेशन है ही नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है, या ग्राफ आपको कभी निकालना पड़े तो ऐसे करना पड़ेगा, डायग्राम अगर निकालनी हो तो डायग्राम निकाल सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। सो फास्ट फास्ट इसको हम कंप्लीट कर जाएंगे, है ना। सो देखो क्या है, हीट इंजन, हीट इंजन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ये लिख देता हूं मैं फिर से, ये है हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 या TH बोला है, इसको बोला है कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC, टेम्परेचर कितना है, TC है, ठीक है। चलो, सो इसमें होता क्या है, अभी ये हीट इंजन एक्चुअली है क्या, तो ये यूज होता है आपके कार में, है ना, आपके कार में हीट इंजन, जैसे कार चलने के लिए क्या चाहिए, आप पहले तो बोलोगे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, अभी तो इलेक्ट्रिक कार आने लगी है, यस। चलो पेट्रोल कार की अगर बात कर ले, आई नो कि इनपुट चाहिए पेट्रोल, बात तो सही है, लेकिन पेट्रोल को अंदर जाके क्या किया जाता है ना, बर्न किया जाता है, बर्न किया जाता है, उससे क्या होता है कि पेट्रोल जल के हीट देगा, और वो हीट अपना इनपुट है, तो वो हीट क्या है आपका, यहाँ पे बनेगा इनपुट, है ना, और ये हीट की वजह से कार चलेगी, ठीक है। क्या पूरा हीट जो है वो कार चलाने में काम आ जाएगा, नहीं होगा, है ना। ऐसा कोई भी मशीन नहीं होता है जिसमें पूरा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं आइडियल मशीन, जो नहीं होता है ना। सो ये जो हीट है इसका कुछ काम चला जाएगा वर्क डन करने में, और बाकी वाला जो हीट है ना वो चला जाएगा कोल्ड रिजर्वायर में। मतलब क्या है, अभी कोल्ड रिजर्वायर मतलब क्या है, कार का एग्जांपल लिया हमने, कार के अंदर इंजन है, हीट इंजन है, आपने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल वहां पे स्पार्क प्लग वगैरह कुछ तो होता है, फिर उससे वो हीट से, सॉरी वो उसको जला के हीट बन गया, हीट बन गया अपना इनपुट, बीच में होगा आपका वर्किंग सब्सटेंस, इसको ये जो सर्कल है ना इंजन बोला है, इसको आप इंजन ही आपका वर्किंग सब्सटेंस है, यही कौन है, वर्किंग सब्सटेंस है ना। सो जहां पे हीट जनरेट होता है उसको हॉट रिजर्वायर बोल दिया, बहुत ज्यादा हीट है वहां पे, वर्किंग सब्सटेंस को हीट दे दिया, वर्किंग सब्सटेंस ने कुछ तो काम कर दिया, क्योंकि उसको इनपुट मिला, एनर्जी मिला हीट के फॉर्म में, कुछ वर्क डन हो गया, उसके बाद बचा हुआ हीट चला गया कोल्ड रिजर्वायर, कार के केस में ऐसे समझो सराउंडिंग इज लाइक अ कोल्ड रिजर्वायर, सराउंडिंग में चला गया हीट, कहाँ चला गया, सराउंडिंग में, तो उसको बोल दिया आउटपुट, आउटपुट मत बोलो इसको यार, QC बोल देते हैं, है ना। सो ये इनपुट तो है लेकिन इसको मैं आउटपुट नहीं बोल रहा हूँ, ये इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं इसको आउटपुट बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, वर्क डन आउटपुट होता है एक्चुअली, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार जितनी चलेगी वही तो आपका वर्क है ना, वही तो आपका रिजल्ट, वही तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ना, पेट्रोल क्यों डालते हो, हीट क्यों बनाते हो वहां पे, कार चले, तो वर्क डन को, वर्क डन है जो कार चलाएगा, तो वही आउटपुट समझ लेंगे अभी, है ना। चलो, सो
इसमें क्या क्या याद रखना है? हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर मतलब क्या? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कोल्ड रिजर्वायर मतलब क्या? जहाँ पे सराउंडिंग जैसा टेम्परेचर रहेगा, ऐसे समझो। तो सराउंडिंग जैसे टेम्परेचर अपने कार के केस में जो एग्जॉस्ट पंप से हीट निकल जाएगा, एग्जॉस्ट होता है ना, वहाँ से हीट निकल जाता है, वो वाला आपका QC है। QC जो हीट निकल जा रहा है ना। और QH मतलब जो आप पेट्रोल को जला के बना रहे हो। ठीक है, चलो अगर ये बात मुझे समझ में आती है तो ये समझ में आएगा। देखो जो QH बोला है, यस, हॉट रिजर्वायर का हीट, उसने जितना हीट दिया, कुछ हीट चला गया वर्क डन करने में, बचा हुआ हीट चला गया कोल्ड रिजर्वायर को। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा QH। इससे मुझे वर्क डन मिलेगा। वर्क डन क्या होगा? QH माइनस QC। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना पूछा जा सकता है आपको। इससे बनता है इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी पूछा जाता है आपको कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है। सो इफिशियंसी मतलब ईटा से डिनोट करोगे। ईटा पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी जाओ, वो जनरली होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। OP मतलब आउटपुट, इनपुट है ना, IP मतलब इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट कौन है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। पहले तो आउटपुट मेरा कौन है? वर्क डन है। आउटपुट कौन है? वर्क डन है। इनपुट कौन है? इनपुट कौन है? इनपुट मतलब जो हीट आपने वहां जनरेट की थी, QH। हाँ, पेट्रोल होता है इनपुट, लेकिन हीट के फॉर्म में QH होगा, है ना। हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, QH माइनस QC अपॉन QH। ये क्या होगा? 1 माइनस QC बाय QH। चलो हो गया, यही आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ईटा का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक तो ये बन गया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC बाय TH। TC क्या है? कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर। TH क्या है? हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। यही काम एक्चुअली होता है कार्नोट साइकिल में। कार्नोट साइकिल में डेरिवेशन, एक्चुअली बड़ा डेरिवेशन आता था पहले, अभी नहीं है। तो बस कार्नोट साइकिल अगर आया तो ये कार्नोट साइकिल से पता चलता है। तो कार्नोट साइकिल मतलब जनरली मैक्सिमम इफिशियंसी वाला साइकिल कंसिडर किया जाता है ना। चलो, सो ये हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, सो इतना ही लिखना है हमें हीट इंजन में। बस बता दो हॉट रिजर्वायर क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, कोल्ड रिजर्वायर क्या है, और ये फॉर्मूला ऐसे बना दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में 1 2 3 पेज का कुछ तो थ्योरी दिया है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला भी है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है उसमें, थोड़ा सा इतना पढ़ के जाओ, उस थ्योरी का काम हो जाएगा। जनरली ये भी चांसेस कम है कि आते हैं, बहुत कम चांसेस है कि आते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते, बुक में है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है ना, है क्या। तो ये रेफ्रिजरेटर आपके घर में जो फ्रिज है उसमें ऐसा कुछ तो होता है। रेफ्रिजरेटर अगर खराब हो जाए है ना, तो आप जो टेक्नीशियन बुलाते हो वो सबसे पहले चेक करेगा कंप्रेसर इसका ठीक है क्या। कंप्रेसर यहाँ पे होता है, ये कंप्रेसर है, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना। और ये कंप्रेसर भी बहुत महंगा होता है। ठीक है, सो अगर कभी फ्रिज आपका चेक करने आए घर पे तो उनको पूछ लेना ये कंप्रेसर कहाँ पे है ना, वो दिखा देंगे, बड़ा हेवी भी होता है वो, है ना। सो इसमें क्या है, ये फ्रिज के अंदर वाला है डब्बा आपके। ये जो पाइप है ना, ये बाहर लगे होते हैं, देखा होगा आपने फ्रिज के बाहर के साइड पे पीछे से जनरली ना ऐसे पाइप्स होते हैं, ये पाइप्स ऐसे होंगे, ये अंदर जा रहे हैं जहाँ पे आपको कूल करना है ना। सो पहले तो क्या है, देखो पहले एक फ्लूइड है आइसोब्यूटेन, पासेस थ्रू नोजल एंड एक्सपांड्स। देखो ये आपका रेफ्रिजरेंट है, वही है आपका आइसोब्यूटेन फ्लूइड जो है, इसको एक्सपांशन वॉल से पास किया जाता है, मतलब एक्सपांड किया जाता है। एक्सपांड होने से क्या होता है, एंड टर्न्स इनटू ए गैस एंड कूल्स डाउन। जैसे ये LPG वाला मैंने बोला था, आपने नॉब चालू कर दो, होगा क्या, वो लिक्विड एक्सपांड होगा और गैस बन जाएगा। एक्सपांड होना मतलब क्या, लिक्विड एक्सपांड होके गैस ही बनता है ना वैसे तो, है ना। तो ऐसे तो ये आइसोब्यूटेन जो लिक्विड था, फ्लूइड था, वो पहले तो एक्सपांड होके गैस बन गया एंड कूल्स डाउन, है ना। इसको बोला गया एडियाबैटिक एक्सपांशन। पहला प्रोसेस हो गया यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपांशन। उसके बाद ये जो गैस है ये इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपार्टमेंट, जहाँ पे आपने जो आपका फूड वगैरह रखा है वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट में है ना। एंड इट हीट्स अप एज हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द फ्रिज। जो आपने फूड रखा है उसका हीट ये गैस ले लेगा, है ना।
एंड दिस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए इसको बोला है आइसोबारिक एक्सपांशन। तो गैस और एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांड हो रहा है आइसोबारिकली, आइसोबारिकली, है ना। सो ये यहाँ आ गया, पहले एक्सपांशन हो गया, यहाँ पहला प्रोसेस हो गया इनसाइड द फ्रीज, उसने क्या किया, दूसरा प्रोसेस हो गया इसके साथ, आइसोबारिक एक्सपांशन हो गया। अभी ये गैस यहाँ पे आ गया, कहाँ है, ये कौन है, कंप्रेसर। कंप्रेशन क्या करेगा, विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क, मैंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस एडियाबैटिकली, फिर से गैस को कंप्रेस करके क्या बनाएगा, लिक्विड बना देगा, हिटिंग इट एंड टर्निंग इट बैक टू द लिक्विड। तो हिट कर दिया इसको। ये क्या किया था, ये गैस ने पहले अंदर जो भी हीट है वो लेके आया था, हीट लेके आया था, सो अंदर वाला चीज जो था वो गार हो गया, ठंड हो गया, है ना। चलो, हॉट लिक्विड पासेस थ्रू कॉइल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्रीज, बाहर जो फ्रीज है ना, बाहर जो वायर्स है, कॉइल से बोल सकते हो, एंड हीट इज ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर। तो जो हीट ये लेके आया ना, कहाँ से, अंदर से लेके आया, उसको उसने बाहर फेंक दिया, सराउंडिंग में फेंक दिया, उसको बोला गया आइसोबारिक कंप्रेशन। तो यहां हो गया एक्सपांशन, यहां पे भी हो गया एक्सपांशन, बाहर आके हो गया कंप्रेशन, सराउंडिंग को हीट देने के बाद भी हो गया कंप्रेशन। ये प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में, 4 नाम याद रख के चलना, काम हो जाएगा इसका, है ना। चलो, जनरली ये मैंने बोला रेयरली चांसेस है आने के, आएगा तो ये आएगा। फिर से कुछ नहीं, हीट इंजन जैसे ही थोड़ा सा दिख रहा है, क्या क्या है इसमें, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर, ये कौन है, कोल्ड रिजर्वायर, क्या वही डायग्राम आपको रिपीट दिख रहा है ना। यहाँ पे आपका हॉट रिजर्वायर, ये कौन है, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH, ठीक है। चलो, अभी ये आपका फ्रिज के अंदर का पार्ट है, इनसाइड रेफ्रिजरेटर, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, वहां पे सराउंडिंग अपना कोल्ड रिजर्वायर था। कार के केस में क्या याद रखा हमने, अंदर जहां पे हीट बनती है इंजन में, वो हो गया हॉट रिजर्वायर, कार का इंजन वर्किंग सब्सटेंस हो गया, और फिर नीचे सराउंडिंग हो गया कोल्ड रिजर्वायर। अभी उल्टा है, रेफ्रिजरेटर का अंदर जो है वो कोल्ड रिजर्वायर, सराउंडिंग जो होगा वो हॉट रिजर्वायर, सराउंडिंग क्या है, हॉट रिजर्वायर। हमें करना क्या है, उल्टा जाना है, ये कम टेम्परेचर पे, ये हमेशा लो टेम्परेचर पे, उस केस में भी हमेशा याद रखना, वहां पे भी यहाँ पे भी TH ज्यादा ही रहता है, हॉट नाम दिया है समझ में आएगा, तो टेम्परेचर उसका ज्यादा है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट फ्लो होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन कोल्ड से हॉट तक जाना, क्या ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल नहीं, है ना। सो इसके लिए क्या, लेकिन करना तो है, आपको करना तो है, फ्रिज के अंदर कोल्ड है ना, बाहर रूम में हॉट है, फिर भी हमें हीट को अंदर से ही खींचना है, बाहर फेंकना है। तो अगर ये उल्टा प्रोसेस होता है तो उसमें आपको लगती है एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन देखो, ये QC जा रहा है, वर्क डन आप कर रहे हो अभी सिस्टम पे, उस केस में उल्टा था, सिस्टम वर्क डन कर रहा था, अभी उल्टा है। चलो, अगर आप वर्क डन कर रहे हो मतलब कौन से फॉर्म में कर रहे हो पता है, या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो ना फ्रिज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जा रहा है ये वर्क डन। आपने क्या किया, QC को बाहर निकाला और किसको दे दिया, हॉट रिजर्वायर को। देखो QC प्लस वर्क डन, क्या मैं ऐसे लिखूं, QC प्लस वर्क डन इज इक्वल टू QH, क्या वर्क डन फिर से बना QH माइनस QC, क्या ये सिमिलर है, पहले भी यही था, पहले भी यही था, हीट इंजन में भी यही था, है ना। चलो, वहां पे जैसे इफिशियंसी था, यहां पे एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको डिनोट किया जाएगा बीटा से, है ना। सो ये जो बीटा है, बीटा वही है जैसे आउटपुट इनपुट याद रखा था ना हमने, वहां पे भी, यहाँ पे ऐसे ही करूंगा मैं, आउटपुट अपॉन इनपुट ही बोल रहा हूँ इसको। हाँ, आउटपुट इनपुट है क्या, इसमें इनपुट कौन है, इनपुट आपने जो वर्क डन है वही इनपुट है आपका, है ना, जितना वर्क डन होगी उतना अच्छा है। सो ये वर्क डन, आउटपुट कौन है, QH या QC। देखो QC को बाहर निकालना है, काम किस पे करना है, QC पे करना है, जितना हीट आप रेफ्रिजरेटर के अंदर से बाहर निकाल रहे हो उतना अच्छा है। तो ये क्या बना, QC, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, QC अपॉन QH माइनस QC, सही है।
क्या इसको सेपरेट करके ऐसे लिखूं QC अपॉन QH -1? नहीं, नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग है। उसमें हमने सेपरेट किया था, डिनोमिनेटर नहीं सेपरेट होता, न्यूमरेटर होता है। तो इसको ऐसे नहीं, ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, है ना। चलो हाँ, और क्या कर सकते हो इसमें, क्या मैं इसको TC अपॉन TH माइनस TC बोल दूं, ये चलेगा, ये चल जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको हीट दिया है तो ये वाला यूज कर लो, टेम्परेचर दिया है तो ये वाला यूज कर लेना। ओके चलो, ये हो गया रेफ्रिजरेटर में, इतना याद रखना है। एक होता है हीट पंप, एक होता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर का ही बड़ा भाई है, ऐसे समझो। रेफ्रिजरेटर में आप एक छोटा सा बक्सा है जो अंदर का, उतना ही कूल करते हो। एयर कंडीशनर में क्या करते हो, जो आपका पूरा रूम है उसको कूल कर देते हो, है ना। सो कुछ नहीं, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर इज सेम, इट डिफर्स ओनली इन द वॉल्यूम, है ना। रूम मतलब पूरा रूम, मतलब बड़ा वॉल्यूम आपने क्या कर लिया, चेंज, कूल कर दिया, है ना। चलो हीट पंप क्या है, वो भी रेफ्रिजरेटर के जैसा है, बस ये उल्टा है ना। हीट पंप जनरली इंडिया में तो नहीं यूज करते हम लोग, लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है ना, ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उनको अंदर का रूम हीट करना पड़ता है ना। जनरली इंडिया में हम बस AC यूज करते हैं, वो भी समर में। अगर रूम को ठंडा करना है तो उनका उल्टा भी प्रोसेस करना पड़ता है उनको, कि बाहर ज़्यादा ठंडी है, अंदर कम है ना, सॉरी, तो उसकी वजह से अंदर तो ठंडी भी बन जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन अंदर हीट जनरेट करना है तो हीट पंप कर दो, कुछ नहीं। जो अपना एयर कंडीशनर है उसको उल्टा लगा देंगे ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा तो कुछ तो चेंज होगा मैकेनिज्म में, लेकिन कंसेप्ट तो वो है, प्रिंसिपल वही है ना। उल्टा कर दो, मतलब AC में क्या करते हो आप, अंदर से आप हीट को निकालते हो और बाहर फेंकते हो। इसमें हीट पंप में उल्टा करना है। हीट पंप में क्या करना है, बाहर से हीट निकाल के अंदर डाल देनी है ना। तो बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूलाज रेफ्रिजरेटर जैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। देखो पहले तो फर्स्ट लॉ बना, फिर उसके लिमिटेशन सामने आ गए, फिर सेकेंड लॉ बना, और कहीं तो इसके फर्स्ट लॉ के बाद ही कहीं तो जीरोथ लॉ बन गया। एक्चुअली इसलिए उसको जीरोथ लॉ बोला है, पहले के फर्स्ट के भी पहला है इसलिए, है ना। चलो सो सेकेंड लॉ क्यों बनाया गया, तो पहले तो इसमें कुछ लिमिटेशंस थे फर्स्ट लॉ में। पहले ये बता नहीं पाता था कि वेदर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस कैन एक्चुअली ऑकर और नॉट, है ना। इससे ज्यादा ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोलता है, हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये तो हमें लॉजिकली भी पता है। कॉफी का कप, ऐसा नहीं कि सराउंडिंग से अंदर कॉफी में हीट चला जाएगा, कॉफी और बॉईल हो जाएगा, नहीं, लोअर से हायर तक नहीं जाता, वही लिखा है ना। बट ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता था, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता था, है ना। उसमें ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि लोअर से हायर तक हीट जाएगा ही नहीं, तो ये लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, ऑल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल 100% ऑफ हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। पूरा हीट कन्वर्ट कर दो, लेकिन हमें ये भी पता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई मशीन ही नहीं है जो पूरा हीट पूरा इफिशिएंट हो, 100% इफिशिएंट हो, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। सो सिमिलरली ऑल द वर्क कुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ये बोलता था फर्स्ट लॉ, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये कैसे, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा यू को जीरो रख दो, डेल्टा यू जीरो है तो पूरा हीट किस में जाएगा, वर्क डन में जाएगा, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो ये लिमिटेशंस है, इसकी वजह से सेकेंड लॉ बना। हाँ ये डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन होना चाहिए, है ना। इसमें अगर पूछेंगे तो कुछ नहीं है, सेकेंड लॉ में ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, बस दो डेफिनेशन करके चलना है। दो डेफिनेशन है सेकेंड लॉ के, है ना। डेफिनेशन एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा है क्लॉजियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक एंड क्लॉजियस स्टेटमेंट। पहला केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, देखो अगर आपको ये दो याद कर लोगे ना, इसी लिमिटेशंस को बस इसमें लिखा गया है, कुछ नहीं है। पहले में देखो हमने क्या किया था, पहले ये देख लो, ये देख लेना, ये क्या बोलता है कि पूरा हीट वर्क डन में नहीं जा सकता, पूरा हीट वर्क डन में नहीं जा सकता। ये भी वही बोलता है, it is impossible to extract an amount of heat from hot reservoir
एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क, है ना। कुछ तो अमाउंट होगा जो कोल्ड रिजर्वायर में जाना चाहिए, तो मतलब हीट को पूरा वर्क डन नहीं बना सकते। क्या यही स्टेटमेंट है? यही स्टेटमेंट थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया गया है ना। डरना कुछ नहीं है, वही लिख दो, वही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दो, वही हो गया आपका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, है ना। दूसरा क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी, है ना। ये कौन सा है? ये दूसरा लिमिटेशन है इसका। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क डन करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्डर टू हॉट बॉडी विदाउट एनी वर्क टू अकम्प्लिश दिस फ्लो, है ना। सो लिमिटेशन और ये दो स्टेटमेंट एक ही बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बस पक्का समझ के चलना कौन सा स्टेटमेंट किसके लिए, है ना। लोअर टू हायर वाला क्लॉजियस स्टेटमेंट है, एंड ये आपका केल्विन है ना, जो हीट को वर्क डन में नहीं बोल सकते। एक्चुअली इसको ऐसे भी समझो कि ये रेफ्रिजरेटर को बताता है, ये पूरे रेफ्रिजरेटर के ही वर्ड है। कोल्ड से हॉट कब जाएगा अगर वर्क डन करोगे तो? ये आपको हीट इंजन की तरह है, ये क्या है? हीट इंजन की तरह है ना। सारे हॉट रिजर्वायर से हीट ले ली, वर्क डन कर लिया, कोल्ड रिजर्वायर को हीट देनी पड़ेगी, वही लिखा है ना। चलो, सो इतना सिंपल है सेकेंड लॉ। हाँ चलो, दो सिंपल पॉइंट बचे, है ना, खत्म कर देंगे जल्दी। क्या क्या है? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल है क्या? तो सबसे पहले तो जैसे ऐसे समझो कि एक ये सिलेंडर पिस्टन वाला अपना केस है। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पे पिस्टन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? ऑयल है, इंजन ऑयल बोलते हो ना आप, वही सिस्टम वाला, ठीक है। हमें क्या करना है? कार चलती है, मतलब कार के जो व्हील्स है वो गोल गोल घूमते हैं, वो किससे अटैच है? इससे कहीं ना कहीं तो, कैसे ना तो अटैच किए। जब ये ऑसिलेट करेगा तब कार क्या होगी? मतलब व्हील्स घूमेंगे, कार चलेगी। चलो, ये बात हमें समझ में आती है। तो इसको पहले क्या करना है? ऑसिलेट करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले यही पिस्टन है, ऑसिलेट करना है, मतलब पहले इसको ऊपर लेके जाओ, इसको और ऊपर लेके जाओ, बाद में इसको फिर से थोड़ा सा नीचे लाओ, है ना, बाद में फिर से नीचे लेके आओ, ठीक है। ये आपका इंजन ऑयल। ओके, सो कर क्या रहे हो आप? ऑसिलेशन कर रहे हो। पहले तो देखोगे तो इसका वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, और थोड़ा बढ़ा दिया, उसके बाद कम किया, और थोड़ा कम कर दिया, है ना। मतलब 2 बार आप एक्सपांशन कर रहे हो और 2 बार आप कॉम्प्रेशन कर रहे हो। वही आपको ग्राफ में दिखेगा, वही नाम से यहाँ पे भी लिखे हैं मैंने। 2 बार आपको एक्सपांशन दिखेगा, 2 बार कॉम्प्रेशन दिखेगा। 2 बार होगा एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो 4 प्रोसेस है टोटल, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, है ना। तो पहले तो कॉम्प्रेशन होगा, दूसरी बार एक्सपांशन होगा, ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ जाना। पहले देखो वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है, V2, बढ़ रहा है। क्या आपको दिख रहा है ये बढ़ते हुए? यस। क्या यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है? यस। ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ये तीसरा प्रोसेस है, ये आपका 4th वाला प्रोसेस है, ठीक है। बस ये प्रोसेसेस करने कैसे है, ये इंपॉर्टेंट बात इसमें आ जाती है ना। क्या है देखो, पहला बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में याद करने की कोशिश करो, वो 4 कॉलम कंपैरेटिव स्टडी अगर करोगे तो याद रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। मतलब देखो इनिशियली ये मेरा क्या है, ये मेरा ए पॉइंट दिखा रहा है, देखो ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ग्राफ वाला कंपेयर करो, ग्राफ वाला कंपेयर करो, ये डी पॉइंट है और ये फिर से ए पॉइंट पे आ रहा है,
साइकिल है ना, फिर से तो आना ही ए पॉइंट पे उसको, तो यही जाने वाला है, ए बी, ऐसे ही साइकिल हमेशा चलने वाला है ना, यही होने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्या है, ए पॉइंट पे इसका वॉल्यूम है V1, प्रेशर है P1। प्रोसेस आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बाकी दोनों चेंज होंगे, सही है। आइसोथर्मल का ग्राफ क्या आपको पता है, देखो आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे आता है, एडियाबैटिक का ग्राफ और थोड़ा सा स्लोप ज्यादा आता है ना, स्लोप ऐसे आ जाता है। ये कौन है, आइसोथर्मल है, ये कौन है, एडियाबैटिक है। ये याद रख के चलना, पहले कॉम्प्रेशन नहीं, पहले एक्सपांशन हो रहा है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, है ना। यहां तक वॉल्यूम बढ़ गया, देखो कर्व भी आना चाहिए क्योंकि आइसोथर्मल है, हो गया। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने हीट दे दिया इसको, आपने क्या किया, इसको हीट दे दिया, समझ रहे हो। हीट देने से इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ रही है इसकी, सीधा इसका वर्क डन हो रहा है, ठीक है, सही है। चलो उसके बाद क्या हुआ, बाद में हो गया एडियाबैटिक एक्सपांशन, वॉल्यूम तो और भी बढ़ गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, देखो V3 पे आ गया। प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर देखो, एडियाबैटिक हो आइसोथर्मल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है, वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। सो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को कम होना ही है, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर देखो डिक्रीज हो गया। प्रेशर यहाँ पे था P1, यहाँ पे डिक्रीज होके P2 बना, यहाँ पे डिक्रीज होके P3 बन गया, समझ रहे हो। टेम्परेचर की अगर बात मैं करूं, है ना, टेम्परेचर अगर यहाँ पे T1 है ना, सो यहां पे भी T1 ही रहेगा, है ना। चलो इसको मैं TH बोल देता हूं, ये कौन है, TH बोल देता हूं इसको, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, सही है, ओके। अभी यहां तक पहुंच गए हम लोग। ये TH, ये चेंज होगा क्या, TC बोल देते हैं इसको। एडियाबैटिक में चेंज होता है क्या टेम्परेचर, होता है, एडियाबैटिक में तीनों लोग चेंज हो जाते हैं। सो ये हो गया TC, ओके। उसके बाद पहले तो ये प्रोसेस हमने देख लिया कि यहाँ पे हीट दिया था, यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे आपने ऐसे एडियाबैटिक वॉल लगा दिया, मतलब यहां से ना ही आप हीट दे रहे हो ना सिस्टम से हीट जा रही है, तो वर्क डन कैसे हुआ, इसके पास जो इंटरनल एनर्जी था ना, ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी था, उसने वो थोड़ा सा खर्चा हो गया, ऐसे समझो, इसके पास इंटरनल एनर्जी, हीट वगैरह देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, है ना। ये भी बढ़ गया, क्या यहाँ पे देना चाहिए था, रुको 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 रुको, ये यहाँ पे होना चाहिए, पहला प्रोसेस ये है ना। चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, हीट, यहाँ हमने क्या दे दिया, हीट दे दिया, है ना, ये हीट दे दिया। चलो सो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी, ऐसा समझो वर्क डन भी बढ़ा। अभी इसके पास इंटरनल एनर्जी समझो 100 वाला है, हीट तो नहीं दे रहे, हीट नहीं दे रहे ना जा रही है, तो इसको मैं आइसो एडियाबैटिक बना देता हूं, है ना, यहां से यहां जा रही है तो एडियाबैटिक है, तो हीट ना अंदर जा पा रही है ना बाहर जा पा रही है। 100 एनर्जी था, एनर्जी समझो 80 बन गया, तो ये 20 वाला एनर्जी किस में चला गया, वर्क डन में, हीट नहीं दे रहे हो फिर भी वर्क डन हो रहा है ना, तो इसको बोला एडियाबैटिक एक्सपांशन। उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्रेशन, कौन सा कॉम्प्रेशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। V3 था वो धीरे धीरे कम होके यहां तक आ गया V2, ये प्रोसेस देख लो, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, ये बन गया आपका V4 P4, T सेम रहेगा TC, है ना। उसके बाद क्या करोगे, हाँ यहाँ पे देखो हीट क्या गई, हीट यहां से चली गई, यहाँ पे हीट अंदर जा रही थी, हीट अंदर गई, यहां से हीट बाहर चली गई, इसलिए कॉम्प्रेशन हुआ, V कम हो गया। लास्ट केस में फिर से एडियाबैटिक है, कॉम्प्रेशन ही होने वाला है, लेकिन क्या होगा, V4 जो है ना वो फिर से यहां जाके V1 तक आ रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, हीट नहीं कही जा रही है, इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, जो 80 था ना ये फिर से बन जाएगा 100 पे, ओरिजिनल पे आ गया, सेम सिस्टम सब सेम बन जाएगा इसका, क्लियर है। सो ये आपका है कार्नोट साइकिल, याद रखो इतनी 4 चीजें होती है, ग्राफ थोड़ा सा याद रख लेना। टेम्परेचर देखो, दो ही अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर सब जगह पे चेंज होते हैं, है ना। हाँ इसमें बस कार्नोट साइकिल ने एक बात बता दी जो हमें इंपॉर्टेंट है, QC/QH इज इक्वल टू TC/TH, है ना। इसीलिए
ईटा का जो फॉर्मूला ऐसा होता है, मैंने पहले वहां पे भी लिख के दिया आपको, वो कार्नोट साइकिल की वजह से होता है। ठीक है, इतना बस समझ के चलो, इसमें काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। सो यही है कार्नोट साइकिल। फिर से एक है स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल में जैसे वैसा वो साइकिल था वैसे ही है, बस देखो ये तो सेम है। आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, एक्सपांशन। बाद में आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ कैसे होता है? क्या ये ऐसे होता है? उतना ही करना है, बस ये वाले ग्राफ को चेंज करो, ये वाला जो ऐसा था उसको स्ट्रेट बना दो, बाकी कुछ नहीं। ये फिर से जाएगा, फिर से ये स्ट्रेट है, तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आइसो कोरिक का होना चाहिए, ये कोरिक है ना। चलो ये आइसोकोरिक है ना। वॉल्यूम जहां कांस्टेंट है, देखो फोर्थ प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? यस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये भी कौन होना चाहिए? आइसोकोरिक ही होना चाहिए, है ना। चलो सो ये बस याद रख के चलोगे, काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक्चुअली हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसमें आइसोथर्मल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर जाना, 4 प्रोसेस कंपैरेटिव स्टडी कर जाना। अगर उतनी चीज़ें आप करोगे, क्वेश्चंस 2 मार्क के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। PYQs जितने कर पाते हो कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑब्वियसली दे ही रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा देख लेना कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर पाते हो, कैसे कर पाते हो, वो सब अच्छे से करके इस चैप्टर को 7 में से 7 मार्क आपको लेने, विथ ऑप्शंस वाले भी मार्क ले लेने, है ना। KTG, थर्मो, पहले 2 रोटेशनल फ्लूइड्स, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके साथ साथ वे ऑप्टिक्स एंड EMI, इन सबको 7 मार्क से बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। अपना टारगेट जो है 90 प्लस का, उसको ऐसे ही टैकल करेंगे हम लोग, है ना। 90%, 90 प्लस मार्क्स हमें लेके आने ही है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई तो भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क उसके लिए ऑब्वियसली लगेगा ही, है ना। और थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अगर करोगे तो 90 प्लस दूर नहीं है। ओके चलो, सो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे। सो आई होप आपने क्वेश्चंस जो आंसर मैंने बोला था वो आपने कमेंट में डाल दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया है तो अभी सॉल्व करके कमेंट में डाल देना आंसर जो कुछ आपका आता है। फिर से मिलेंगे हम एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।